नमस्कार, मैं हूं कुलदीप। आपका स्वागत है हमारे चैनल श्रावस्ती हब पर। आज हम उन टॉपिक्स पे बात करने जा रहे हैं जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा अभी भी ऐसे भंवर में लटकी हुई है जो कि फाइनल नहीं हुई है, और तमाम ऐसे अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है, या समय उनका ऐसे निकला जा रहा है जैसे कि हवा निकल जाती है या समय अपने आप निकल जाता है, बीत जाता है। उसी क्रम में हम बात करते हैं आज जो हमारे साथ हैं आलोक जी, जो 2 साल से लगभग मानसिक प्रताड़ना से ऐसे झेल रहे हैं और एक ग्रामीण परिवेश में रहकर कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और आज के बेरोजगार युवा के समय अपने आप को किस तरह से देखते हैं। तो चलिए इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में आम जन की भाषा क्या है और राय क्या है, तथा उन सभी अध्यापकों के बारे में जानेंगे जो इसमें चयन हो चुका है। इनका भी चयन इसी वर्ष हो चुका है, लेकिन ये जो है मामला कोर्ट। आलोक शुक्ला जी, नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिस जहाँ से आप लोग गुजर रहे हैं, आप जैसे भावी अध्यापक गुजर रहे हैं जिनका चयन हो चुका है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने हाई स्कूल किया, इंटर की परीक्षा पास की, उसके बाद ग्रेजुएशन किया और फिर इस शिक्षक भर्ती परीक्षा में आप अग्रसर हुए। तो आपका क्या मतलब उसमें क्या राय है, इसके बीच में आप क्या रखना चाहते हैं? कैसा आपका जीवन यापन इस समय चल रहा है, या मतलब किस तरीके से देखते हैं अपने इस दौर को? जी हाँ, कहीं ना कहीं हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि शिक्षा का जो दौर होता है वो बड़ा ही हर्षोल्लास हमारे जीवन में होता है। और जो हाई स्कूल, इंटर, उसके बाद ग्रेजुएशन, इसके बाद बीटीसी, ये काफ़ी लंबा दौरान रहा। और हमारे जहन में, हमारे दिमाग में ये था कि मुझे जो है समाज में एक शिक्षक के रूप में उभर के सामने आना है। बाकी ये विचार में नहीं था कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में मुझे निकलना है। सबसे पहले मैंने इंटर किया, इंटर के बाद हमने बीएससी एजी स्नातक जो हमारा है वो कृषि से हुआ। और मैं बताना चाहूँगा कि उसी बीच में हमारे मित्र ने हमें गाइडलाइन दी कि आप जो है शिक्षक बनने के लिए बीटीसी कीजिए। तो बीटीसी में हमने प्रवेश लिया, दाखिला 2016 में मैं पास आउट हुआ बीएससी एजी। उसके बाद मैंने बीटीसी में प्रवेश लिया। बड़ा ही अच्छा दौर चल रहा था उसमें। जब हमने प्रवेश लिया प्रशिक्षण के दौरान बहुत सारी बातें हमने सीखी और बहुत खुशी का माहौल था जब हमने उसमें प्रवेश लिया कि 1,37,000 वैकेंसी आने वाली है उत्तर प्रदेश में। तो और ही सोने में सुहागे जैसा लगा हम लोगों के जीवन में कि बहुत ही अच्छा माहौल क्रिएट होने वाला है। उस पर हम लोग पूरी तरीके से लगते हैं। जी, तो अब आप इतने दिनों के बाद मतलब आपका सब कुछ हो चुका है, टेट आप दे चुके हैं जिसमें आपने क्वालिफाई किया, सुपर टेट में आपने क्वालिफाई किया और आपका चयन भी हो चुका था। सब कुछ मतलब सही सही चल रहा था। आप मतलब नदी के ऐसे मझधार पे पहुंच चुके थे, ऐसे किनारे पे पहुंच चुके थे जहां से मतलब आपको खुशी का माहौल दिख रहा था। आपके परिवार वाले खुश थे, आपके रिश्तेदार, आपको जानने वाले तथा आपको ही जैसे तमाम शिक्षकों को जानने वाले सब लोग खुशी का दौर चल रहा था। सबके घरों में एक मतलब खुशियाँ थी। तो अचानक ऐसे इसी बीच में मतलब माननीय कोर्ट का या न्यायालय का ऐसा आदेश आता है जैसे जहाँ से सब कुछ रुक जाता है, ठहर जाता है। जिसका नाम हम लोग अगर कोर्ट की भाषा में बात करें तो उसको स्टे बोलते हैं। तो स्टे के आने के बाद से आप लोगों का दिनचर्या कैसे चल रही है, मतलब इस बेरोजगारी में क्या आप उस पर सोचते हैं, क्या प्रतिक्रिया है अगर आप रखना चाहें तो? जी, इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि हाँ सही है। वो बड़ा ही अच्छा माहौल चल रहा था जब हमने जो सपने देखे थे वो सपना धीरे धीरे साकार हो रहा था कि एक वैकेंसी 68,500 का एक पक्ष और दूसरा 69,000 वैकेंसी आई माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और उस वैकेंसी में हम लोग सम्मिलित हुए और सम्मिलित होने के बाद उसमें उसके परिणाम का इंतजार किया। इंतजार करने के बाद उसमें चयन लिस्ट में हम लोग आए और काउंसलिंग के द्वार तक, काउंसलिंग परिसर तक हम लोग जब पहुंचे बड़ा अच्छा माहौल चल रहा था। सोशल मीडिया पर भी काफ़ी चर्चाएं थी कि ये शिक्षक नियुक्त हुए, वो नियुक्त हुए। फिर दोपहर में एकाएक ये ऐसा संदेश आता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पूरी भर्ती प्रक्रिया पर लंबित कर दिया। तो हम लोगों के जो जीवन में एक पूरी तरीके से रुकावट सी लगी, एक झटका सा लगा। अभ्यर्थी पूरी तरीके से, सारे अभ्यर्थी, उनके परिवार वाले, उनके सगे संबंधी जो भी थे जी, वो पूरी तरीके से दुख में पड़ गए, काफ़ी प्रताड़ित हो गए इस
संदेश को सुन करके तो जी, जो इस प्रताड़ित होने की आप बात कर रहे हैं, इस संदेश को सुनने के बाद आपको ऐसा लग रहा है, तो अगर इस सबको अगर जिम्मेदार माना जाए तो आप लोग मतलब किसको जिम्मेदार मानेंगे? सरकार को इसके पक्ष में रखेंगे, या फिर उन्हें ऐसे भी असामाजिक तत्वों को जिम्मेदार मानेंगे जो कि इस मतलब वैकेंसी को स्टे के द्वारा रोक दिया जिन्होंने, या किसी अन्य कारण को आप जिम्मेदार मानते हैं? किसके देखिए, किसी भी कार्य को पूर्ण होने में कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूँगा कि एक जिम्मेदार जो संस्था होती है, जिम्मेदार जो प्रणाली होती है, जी। उसका पूरा दायित्व होता है। तो यहाँ पर हम अगर अपने यहाँ देखें तो पूरी तरीके से जो शासन होता है उसकी पूरी मंशा और शासन की जो पूरी कार्य प्रणाली है उसी के माध्यम से सारी सब कुछ चलता है। तो काफ़ी कुछ हम उनके ऊपर टिप्पणी करना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं उन पर काफ़ी दोष रहा उनका। और ये जब से वैकेंसी आई और इसकी परीक्षा जब से हुई 6 जनवरी 2019 को हमारी ये परीक्षा हुई थी, सिंगल बेंच डबल बेंच, और कभी वकीलों का जाना, कभी माननीय डीजी महोदय का न पहुंचना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हम शासन को जरूर दोषी ठहराएंगे। और जी बिल्कुल, शासन को आप दोषी मानते हैं, मतलब सरकार को ऐसा चाहिए कि वो ऐसे कदम उठाए जाए ताकि शासन जो उसमें कार्यरत अधिकारीगण है वो उस कार्य को मतलब सही समय से कर सकें। चाहे न्यायालय ही क्यों ना, भले ही न्यायालय पर किसी का वो नहीं है, किसी का दबाव नहीं है, फिर भी उनको समय अनुसार कार्य करने की इजाज़त दे सकती है या कार्रवाई कर सकती है। जी इसी में अगर हम पूछें, अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ समय पहले, जो कि अभी 1 सितंबर के पहले ट्विटर पर या मतलब फेसबुक पर या यूट्यूब पर या कहीं पर भी ऐसे कैंपेन चलाए गए, ऑनलाइन कैंपेन चलाएंगे हैशटैग लगाकर SSC CGL या फिर RRB करके, या फिर आप लोग देखे होंगे कि NTPC करके, मतलब कोई भी ऐसे मतलब सभी एग्जामों के लिए जो अभी तक फंसे हुए थे और रुके हुए थे उनका हैशटैग लगाकर कैंपेन चलाया जाए। देखिए, तो आप लोगों का कोई ऐसा कैंपेन मतलब जो शिक्षक भर्ती परीक्षा में उस तरह का कैंपेन रहा हो और उसमें लाभदायक सिद्ध हुआ है कि नहीं हुआ, कि आप लोग चलाना चाहते हैं तो फिर उसकी कोई डेट अगर रखनी चाहे तो भी रख सकते हैं? सर, हम जो प्रोटेस्ट करने का माध्यम बता दें आपको जी, हम लोगों ने ट्विटर के माध्यम से नंबर 1 पर हैशटैग किया, और भारत सरकार के जी का जो ट्विटर अकाउंट था उसमें हम लोगों का 69,000 प्रकरण संबंधित जो मामला था वो नंबर 1 पे आया। उत्तर प्रदेश स्तर पे हमारा जो प्रकरण था नंबर 1 पर आया, और हमने प्रोटेस्ट भी किया है, आंदोलन भी किया है। इसके माध्यम से तमाम सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे उस पर हमने प्रोटेस्ट किया। और आज तक जो भी हम लोग की जो अभ्यर्थियों की जो मंशा होती है, अभ्यर्थियों की यही मंशा होती है कि जो हमारे सपने थे, जिसको हमने या हमारे पूरे परिवार ने देखा था, वो सपना साकार हो, इस विषय पर काम हो। तो इस विषय पर काम करने के लिए कहीं ना कहीं शासन प्रणाली जो सरकार है उसको काम करना चाहिए, और काम इस प्रकार से हो, एक नियमित समयबद्ध तरीका हो, एक विशेष तरीके से उस पर काम होना चाहिए, उसकी कमेटी होनी चाहिए। जी, तो क्या मतलब अगर आप चाहें या आप लोग पूरे शिक्षकगण चाहें या सभी के हित में अगर आप लोग चाहते हो कि मतलब कोई ऐसी कमेटी बनाई जाए सरकार के द्वारा जो इन सभी पे निगरानी रखे कि कोई अगर वैकेंसी निकली है तो उसमें अगर समयबद्ध है या नियमित तरीके से वो पारदर्शी रूप से सरकार को मतलब उसकी सूचना दे, तथा आपके जो कार्यकाल है जितने पीरियड में निश्चित किया गया है कि इस वैकेंसी को फाइनल होना है, उसके लिए वो दबाव बना सके सरकार के ऊपर या न्यायालय के ऊपर कि इस वैकेंसी का टाइम इतना दिया गया था और ये टाइम ओवर हो रहा है। तो उसके बाद हम लोग मतलब या कोई भी लोग ऑनलाइन प्रोटेस्ट कर सकते हैं या सड़क पे आ सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऑनलाइन कमेटी मतलब कोई कमेटी अगर बनाई जाए सरकार की तरफ से तो कैसा रहेगा? आप इस पर क्या राय रखेंगे? यस सर, मैं जो है अपने माध्यम से और तमाम सारे जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उनके माध्यम से, उनके परिवारजनों के माध्यम से, समाज के बड़े तबके के माध्यम से मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी वैकेंसीज हैं उनकी एक स्पेशल कमेटी बैठाई जाए। जैसे ये न्यायालय में तमाम सारे मुद्दे चले जाते हैं, जी बिल्कुल, कहीं पेपर लीक हो जाता है, कहीं कुछ पता चलता है कि यहाँ पेपर लीक हुआ और तमाम सारी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। तो नकल के दौरान पकड़ा जाता है। इस पारदर्शिता को लाने के लिए कहीं ना कहीं एक विशेष कमेटी बैठाई जाए और इसका गठन हो, और जो पूरी पारदर्शिता से काम करे, फोकस बिंदु बना करके कि बेरोजगारी
मतलब उन अधिकारियों के ऊपर भी वो कार्रवाई कर सके जी, जो जी। उसमें लिप्त होते हैं उस नकल करवाने में या जी, कहीं जी। पर। और जी, न्यायालय में मैं ये भी कहना चाहूंगा जी, कि न्यायालय में भी एक स्पेशल बेंच इसकी हो जहां पर इसके मैटर सुने जाए। जी, मैं देख रहा हूँ कि सुशांत और दिया का मैटर या स्पेशल कोई पर्सन है उसका मैटर हम देख रहे हैं, एक दिन में अगर ऑर्डर रिजर्व होता है दूसरे दिन तीसरे दिन जजमेंट आ जाता है या उनकी तारीख तुरंत लग जाती है। और जी, जो बेरोजगार युवा है वो इतने बड़े, पहली बात तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है, तो इन्वेस्टमेंट उस प्रकार से अगर नहीं कर सकता है फिर भी इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। तमाम अभी हम लोगों ने इसमें देखा कि न्यायालय में रोस्टर चेंज हो गया, तारीख अगली, उस तारीख में जज नहीं है, जी, या जज मतलब छुट्टी पर चले गए, अस्वस्थ है। ये सारे प्रकार कहीं ना कहीं युवा वर्ग को भी लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों के ऊपर इनका ध्यान नहीं, मतलब ध्यान नहीं होगा तो जो विरोधी पक्ष है जी, वो आवाज जरूर उठाएगा, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो सड़कों पर आंदोलन क्यों न करना पड़े, ये जी। बेरोजगारी को अवश्य करेगा। तो सड़कों पर क्यों ना आंदोलन करना पड़े। तो इसके तहत अगर एक प्रश्न अगर आपसे और पूछें तो प्रश्न ये आता है कि जैसे अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा कोरोना काल में प्रधानमंत्री के द्वारा ताली थाली या कुछ भी बजवाया गया, मोबाइल के द्वारा टार जलवाया गया, तो मतलब उससे कुछ मतलब एकता थी तभी तो ऐसा हुआ। तो जी, क्या मतलब युवा जो भारत देश के बेरोजगार युवा हैं या कुछ है, तो ये लोग क्या ऐसा करें तो ये बात जो है प्रधानमंत्री तक हमारे सीधे पहुंच सकेगी कि नहीं पहुंच सकेगी। जो इतने बेरोजगार युवा हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती परीक्षा के हो, चाहे मतलब किसी एग्जाम के हो, तो मतलब कोई है ऐसा कदम उठा सकते हैं। ये जो आपने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा अभी कोविड-19 में ये जो ताली थाली का माध्यम उठाया गया था, उससे यही लगा कि हमारे साथ हमारे देशवासी कितने हैं। तो उसी प्रकार से ईंट का जवाब पत्थर हमारे बेरोजगार युवाओं ने दिया, जी, और बेरोजगार युवाओं ने भी ये दिया कि हमारा संगठन भी है और बेरोजगारी का वास्तविक दौर सही में है और इस पर भी आपको काम करना होगा। जी, तो इस पर हम लोगों का ये माध्यम नहीं था कि हम सरकार का पूरा विरोध कर रहे हैं, उनको हम ये जगाना चाहते थे, सोई हुई सरकार को हम जगाना चाहते थे। जी, कोई भी नेता हो या कोई भी सरकार हो, जब पूरी उस पर कोई अंकुश नहीं होगा, निरंकुश नेता जो होता है उस पर कोई अगर अंकुश नहीं होगा तो कार्य प्रणाली में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो जाती है हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल आपने जैसे कहा कार्यप्रणाली में बाधा उत्पन्न होती है, मतलब उस पर कोई ना कोई अंकुश होना चाहिए। और वो हम जो उसमें कुचले वर्ग होते हैं या निचले वर्ग के होते हैं या जिनको उससे तकलीफ होती है उनको आगे आना पड़ेगा। जी। आपके कहने का अर्थ यही रखिए। जी, जी। तो अगर हम इस सब बातों को सोशल मीडिया के द्वारा या यूट्यूब के द्वारा या कहीं अगर हम फैलाएं, मतलब उन सभी शिक्षकों को जागरूक करें, तो अगर आप लोग को आपको संदेश देना हो तो किसी भी शिक्षक को, मतलब अपने सहपाठियों को, चयनित अभ्यर्थियों को आप लोग संदेश दे सकते हैं कि वो किस तारीख को या कैसे भी करके किस तरीके से आंदोलन करें और इस प्रयास को जल्द से जल्द सफल हो ताकि आप लोग की ज्वाइनिंग मिल सके। जी, जी, जी। तो क्या उस पे है आपकी राय, मतलब चलते चलते लास्ट में दो शब्द बताइए। अ, अंतिम पल में मैं यही संदेश सबसे पहले ये देना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात यह है कि सरकार को इस मुद्दे पर बेरोजगारी, चाहे ये 69,000 का मामला हो, चाहे एसएससी का मामला हो, चाहे रेलवे का मामला हो, मतलब जो भी रोजगार से संबंधित चीजें हैं उन पर स्पेशल काम होना चाहिए। जी, ये सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। इस पर हम मनसा अगर टालें कि ये चीजें इस समय नहीं हो पाएंगी, ये चीजें इस समय नहीं हो पाएंगी तो कब हो पाएंगी, बिल्कुल, इसका सीधा सीधा हमें जवाब सरकार से चाहिए। और रही बात हम लोगों के जो विचार हैं, हम लोगों की बातें इस समय क्या आपस में चल रही हैं, तो इस समय हमारी सिर्फ यही मांग है कि सरकार को इन सारे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। और चलते चलते मैं एक शिक्षक, चयनित शिक्षक होने के नाते मैं गांव से निवास करता हूं, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी शिक्षक समाज में नियुक्त हैं या चयनित होने की प्रक्रिया के दौर में हैं, ये अ, अ, विद्यालयों में और समाज में एक अच्छी शिक्षा का प्रवाह करें और समाज के विकास में अपनी भी भूमिका निभाएं। यही हमारी भी अंतरात्मा, हमारे भी अंदर विचार था कि हम समाज को एक अच्छी भूमिका के, अच्छे दौर के रूप में बच्चों का विकास करेंगे, उनको शिक्षित करेंगे। और ये बड़े सौभाग्य की बात होती है कि एक शिक्षक होता है और शिक्षा और वो शिक्षक बनता है जो
भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उसका आधार हमें विकास करना है। जी जी बिल्कुल। तो बड़ी अच्छी जिम्मेदारी होती है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत शिक्षकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सरकार से मैं फिर चलते चलते यही निवेदन करना चाहूँगा कि इन सारे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए इन पर कमेटी बैठाई जाए, इन पर आवश्यक कार्रवाई की जाए और समय रहते इस पर न्याय हो। जी बिल्कुल। तो आप लोग देख रहे हैं श्रावस्ती हब पर ये थे आलोक शुक्ला, जो कि मतलब एक चयनित अभ्यर्थी है, जो कि चयन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी कम से कम कुछ नहीं तो 1.5 साल से अपने घर पे बैठे हुए हैं। इनके पास कोई रोजगार इसमें नहीं है। और घर पे बैठकर युवा, जो कि एक गांव में रहता है, ग्रामीण युवा ज्यादा इसमें है, तो गांव में रहकर वो कब क्या कार्य कर सकता है, किस कंपनी में अगर ज्वाइन करे तो 10,000 15,000 कैसे कर सकता है। शहर में कंपनियां होती हैं और गाँव से जाना आना उसका 10,000 तो खर्चा ही होता है, रुपये से हम नहीं तोड़ सकते इसको। बस उसको अगर एक सरकारी नौकरी जिसके प्रति वो लालायित था अभी तक, उसके प्रति वो मेहनत कर रहा था, तो उसको मिलना चाहिए। आप लोग क्या राय है इसको कमेंट में जरूर दे सकते हैं। और हाँ, इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण बनाने के लिए आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो चाहे आप शिक्षक भर्ती में हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर आम जन हैं, आपके घर के भी कोई बच्चे होंगे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और सरकार तक उन बातों तक पहुँचाएं जो इनमें से निकल कर आती है कि ये वैकेंसी जो है उसको फाइनल किया जाए। बहुत हो चुका अत्याचार, अब नहीं सह पाएंगे, क्योंकि अब किसी के एक्सीडेंट हो जाता है, किसी मतलब कोई आत्महत्या कर लेगा, कहीं पर पुलिस लाठी मारेगी या कुछ होगा, तो ये सब करना पड़ेगा अगर नहीं होता है तो। फिर धन्यवाद।